वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जो छात्र यूपी पीसीएस मेंस 2022 या फिर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो आपका निबंध है उस पर हम बात करेंगे। कई सारी इम्पॉर्टेंट बात होगी उसमें, क्या क्या आपको करना चाहिए। साथ ही हम जो है सिलेबस भी देखेंगे कि एसए का सिलेबस क्या है। पास टीयर के क्वेश्चन पेपर्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो है क्या कोड्स आप यूज कर सकते हैं उनकी भी बात होगी। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से लेकर इसको जो है अच्छे से कोड्स याद भी कर सकते हैं। जो लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जिस तरीके से हम जो है बाकी पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, रणनीति पर बात कर रहे हैं, उसी के तहत आज हम जो है एस्से यानी निबंध की बात करेंगे। निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू रहता है आपकी तैयारी का, और निबंध ये डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या आने वाली है। ठीक है, यही हाल यूपी पीसीएस में भी है और यूपीएससी में तो निबंध का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आपने 140 निबंध में पार कर दिया यूपीएससी में तो डेफिनेटली आप वहाँ पर आईएएस बनते हैं, और वही हाल यहाँ पे है। अगर आपने 110 पार कर दिया तो आपका एफडीएम बनना लगभग तय हो जाता है। ये है एसए की भूमिका। आप लोग कहेंगे सर एसए में 100 तो पार ही नहीं हो रहा है, आप 120 प्लस की बात कर रहे हैं, ये कुछ नॉन रिलेवेंट बात तो नहीं हो जाएगी। देखिए, अगर आप प्रॉपर रणनीति बनाते हैं तो डेफिनेटली आप 120 प्लस ले आएंगे। और जो टारगेट आपका है वो है आपको 900 प्लस मार्क्स ले आने हैं। किसमें? मेंस की लिखित परीक्षा में। अगर इतना मार्क्स पाएंगे तब जाके आप एफडीएम बनेंगे, साथ ही आपकी रैंक 1 भी आ सकती है। तो ये टारगेट है। 850 पे तो आप एफडीएम बन जाएंगे, बट अगर रैंक 1 लानी है तो 900 प्लस मार्क्स आपको लिखित परीक्षा में लाना होगा। अगर आप एफडीएम में संतुष्ट होना चाहते हैं तो 850। ठीक है, कई सारे छात्र हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं सारी डेट्स मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। कई सारे चैनलों पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मेंस का रिजल्ट अब आएगा 2021 का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। मैं पहले ही सारे छात्रों को कमेंट में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा वही डेट है आपकी। और जब आजकल भी सारे लोग जो है वही डेट बता रहे हैं। ठीक है, तो बिलीव करें और जो है चैनल के साथ जुड़िए। चलिए देखिए, सबसे पहले बताता हूँ एसए में ये चीज़ आपको एसए के साथ नहीं करना। और यूपी पीसीएस और यूपीएससी में जो एसए में मेन अंतर है वो पहले समझते हैं। मेन अंतर क्या है? यूपीएससी में जो आपका एसए होता है वो कई तरीके से देखा जाए तो आपका वो ओपन रहता है, खुला एसए होता है, तो आप सारे एंगल को इजीली आप वहाँ पे दिखा पाते हो। बट यूपी पीसीएस के अंदर क्या हो जाता है, कई एसए आपको ऐसे लगेंगे कि करंट बेस्ड सीधे उठा के टॉपिक डाल दिया है और फैक्चुअल बेस्ड है। ठीक है, और आप जबकि जानते हैं कि एसए का मतलब होता है फिलोसफिकल टाइप आपको आंसर लिखना होगा, फैक्चुअल ज़्यादा जाना नहीं है। तो टफ काम क्या हुआ, यूपीएससी वाले एसए में वो खोल देगा। ठीक है, तो आप इजीली चले जाएंगे। बट यहाँ हमें फैक्चुअल एसए को भी एक फिलोसफिकल एसए में कन्वर्ट करना है, ये बिग चैलेंज है यूपी पीसीएस के अंदर। अब जनरली आप नॉर्मल एसए लिखेंगे, ठीक है, जीएस की तरह आपने एसए लिख दिया तो आपको कितना कितना मिल जाएगा। देखिए, 50-50 मार्क्स से 3 एफए आपके आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, सिलेबस में बात करूंगा, उसमें से आपको 50 में से 30-30 नंबर दे देगा। तो इजीली आप जो है 80-90 ऐसे नंबर एफए में जनरली लोगों के आ जाते हैं। जितनी भी मार्कशीट मैंने आपको दिखाई सबके नंबर 90 के आसपास हैं। ठीक है, अब 90 से 120 जाना है तो डेफिनेटली 2-3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखिए, पहले चीज़ तो गलती क्या क्या नहीं करनी है आपको वो देख लेते हैं। जीएस पेपर की तरह बिल्कुल भी आपको उत्तर नहीं लिखना है, ज़्यादा फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आवश्यकता जहाँ पर होगी तभी आप फैक्ट डालेंगे। कठिन भाषा का इस्तेमाल ना करें, वोकैब का इस्तेमाल ना करें। जनरली क्या होता है, छात्रों को लगता है जो इंग्लिश मीडियम के हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है, लाइए मैं बहुत ही तगड़ी तगड़ी इंग्लिश जो है वोकैब यूज कर देता हूँ, वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। जो हिंदी माध्यम के छात्र उन्हें लगता है मुझे अच्छी हिंदी आती है, मेरी हिंदी भाषा पकड़ है, वोकैब मेरी अच्छी है, तो लाइए मैं अच्छी हिंदी यूज कर देता हूँ। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास ना करें। पूरा एस्से जो होना चाहिए पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, और पैराग्राफ जो होना चाहिए एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और एस्से शुरू करने से पहले आप क्या करें, ब्लू प्रिंट जरूर बना लें अपने दिमाग में, या कहीं एक रफ पेज पर आगे पीछे एक फ्रेम बना लें कि इंट्रो की शुरुआत मैं ऐसे करने वाला हूँ, बॉडी में मैं ये चीज़ें कवर करूँगा, साथ ही
कंक्लूजन में ये पॉइंट्स में डालूंगा। थोड़ा मोटा मोटी एक आइडिया लेके एक फ्रेम बना लें जरूर एफए लिखने से पहले, वरना बीच में कहीं फंस गए तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बैक फायर कर जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। कोशिश करें कि सारे पहलुओं पर लिखने का प्रयास करें, हर एंगल को जो है कवर करें। ठीक है, एक तरफ या एक डायरेक्शन में झुकाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल दिखाने का प्रयास करें, सोशल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो भी दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सारे पहलुओं को टच करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका कि जो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल भी आप अवॉइड करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफए के अंदर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका सिलेक्शन ऑफ एफए। अब यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस के अंदर अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन ऑफ एफए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में मैं आता हूँ, यही सबसे बड़ी गलती होती है यूपी पीसीएस और यूपीएससी में तो जनरली आप निकल जाते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा करना एफए में टफ काम है। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 सेक्शन दे दिया पहले वाले में। ठीक है, आपको पता ही है, जनरली मैं बता देता हूँ 700 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, 3 खंड होते हैं, हर खंड से एक प्रश्न करना होता है, 50 अंकों का होता है। ठीक है, शब्द सीमा कितनी है, 700। खंड ए में देखिए क्या दिया हुआ है, साहित्य और संस्कृति, लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है, सोशल स्फीयर है, सामाजिक क्षेत्र है, और आपका पॉलिटिकल स्फीयर है। ठीक है, खंड बा के अंदर क्या आ जाएगा, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक स्फीयर है आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, यानी कृषि, उद्योग एवं व्यापार। और खंड गा में क्या दिया हुआ है आपका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इसके अलावा आपका नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, लैंड है, फ्लाइट्स है, अर्थक्विक है, ड्रॉट यानी सूखा है, भूकंप है, ये सब चीज़ें हैं। और थर्ड पॉइंट में आपका है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, 3 खंड होते हैं तो मैंने बता दिया। अब इसमें देखिए अगर आपने सही तरीके से प्लान नहीं बनाया, अपनी क्लैरिटी नहीं रखी कि मुझे किस पे लिखना, अगर आपको लगता है कि मैं साहित्य और संस्कृत में अच्छा कर सकता हूँ, खंड आ की बात कर रहा हूँ, या सामाजिक क्षेत्र में आप अच्छा लिख सकते हैं या पॉलिटिकल में, तो डिसाइड करके चलें कहीं न कहीं, तभी आप उसी हिसाब से अपना रिसोर्स इकट्ठा करेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे और उसी प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेक्शन कहीं न कहीं ये मान के लिए कि एग्जाम हॉल के बाहर से ही आपको 100 में से आपको लगभग 70-80% जो है श्योर होना पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक पर लिखने वाला हूँ खंड आ में, इस टॉपिक पर लिखने वाला हूँ खंड बा में, और इस टॉपिक पर लिखने वाला हूँ खंड का पे। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, अगर इससे कुछ अलग आ गया, देखिए 80% तो श्योर होना है, जनरली आप फंसा ले जाएंगे। कई टॉपिक मैं भी आपको देने वाला हूँ, जनरली उसमें से आ जाता है, सबको पता है एफ से उसके बाहर नहीं जाता है। ठीक है, एफ से 100% टॉपिक ऐसा होता है जो फंस जाता है बाहर से ही। तो 80% जो आप कमांड बना के चलेंगे कि हाँ मैं इस पर लिखने वाला हूँ, तो आपको सिलेक्शन में वहाँ दिक्कत नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा और बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, यदि आप ध्यान दीजिए। हाँ, 20% केस में लेके चल रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि तीनों जो आप बनाए हैं उसमें से आपका नहीं मैच हुआ, आपको मजबूरी में किसी और में जो है टर्न होना पड़ा, उस केस के लिए थोड़ा सा बैकअप रख के चलेंगे, बट पूरी उम्मीद रहती है कि फंस जाएगा। तो ये डिसीजन आपको 80% बाहर ही लेना है, ये बात ध्यान दीजिए। अब एग्जाम हॉल के अंदर वहाँ पता चला कि आपको लगने लगा ये अच्छा है और आपने इस पर कमांड ही नहीं बनाई, साहित्य और संस्कृत वाले पार्ट में आपकी कमांड है ही नहीं। ठीक है, और आपने इसको चूज कर लिया अंदर जाके कि हाँ एक टॉपिक अच्छा आया हुआ है मैं इस पर लिख सकता हूँ, बट जब आपने उस पर अच्छे से काम ही नहीं किया है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। सोचिए, अब देखिए वैसे आपको देखा जाए मोटा मोटी तो आपको 9 पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, लिखना 3 ऐसे है पॉइंट्स पे आप 9 में काम करेंगे, और 9 में अगर आपने उनमें 4 या 5 टॉपिक ले लिया तो 9×5 = 45, लगभग 50 से 60 टॉपिक पे ऐसे तैयार करना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है 1 या 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो आपकी जो टॉपिक्स होंगे वो जनरली 20-25 पॉइंट के अंदर कवर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप सब पॉइंट्स को कवर करने जाएंगे तो आपका लगभग 60 से 70 जो है टॉपिक आपको एस्से में कवर करने पड़ेंगे, और इतना समय होता नहीं और कोई इतना देता नहीं है। जनरली आप नॉर्मल भी लिखते हैं तो आपको 80 to 90 मार्क्स मिल जाते हैं, बट आपको इंप्रूव करना 30 मार्क्स, तो थोड़ा सा 2 का लेके 4 लगभग 20-25 पॉइंट्स आप जो है तैयार कर सकते हैं, टॉपिक्स पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी क्लियरिटी जो मेन प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन का 80% पॉइंट जो है दिमाग में पहले से बैठा के चलें, इसको ध्यान देना आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा। तो सिलेक्शन मैं सबसे इंपॉर्टेंट यही मानता हूँ यूपी पीसीएस में खासकर, कि सिलेक्शन इवन यूपीएससी में भी सिलेक्शन ऑफ एफए इंपॉर्टेंट होता है, बट सबसे ज़्यादा मैं अगर इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्या, वो सिलेक्शन ऑफ एफए है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इसी टॉपिक पर मैं अच्छा हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं इसी थीम पर एफए लिखूँगा। ठीक है, और दूसरी गलती क्या होती है, सपोज आपने एग्जाम हॉल के अंदर सिलेक्शन कर लिया एफए का कि हाँ भाई मैं इस पे लिखने वाला हूँ, अब क्या दिक्कत होगी, थोड़ा सा आप लिखेंगे फिर आपको लगेगा कि पॉइंट्स मुझे कम है याद है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लो करेंगे अपना, वहाँ पे आपका लूज होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आप लगेगा कि थोड़ा सा जो है बेटर लिख सकता था अगर मैं दूसरा चूज करता। ये थॉट आपको दोबारा लेके नहीं आनी एग्जाम हॉल के अंदर। अगर एफए लिखते वक्त ये थॉट दिमाग में आई
कि अगर मैं इस पर लिखता तो अच्छा होता, तो आप जो ये सोच है आपको बैकफायर कर जाएगी, आपको बहुत नुकसान होगा। तो एक बार सेलेक्ट कर लिया, अब चाहे कम पॉइंट्स याद हैं बीच में लिखते वक्त या आपको ज़्यादा याद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसी पे लिखना है और अच्छे से लिखना है। तो डुअल थॉट जो है यहाँ पर, ठीक है, दुविधा में अगर आप दिमाग को डालेंगे तो नुकसान आपको होगा, ये चीज़ कभी नहीं करनी है, ठीक है। एस्से के अंदर आपको जो है फ्लो बना के रखना है, कहीं भी ऐसा ना लगे कि डिसकनेक्टेड फील हो रहा है एक पैरा दूसरे पैरा से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो मतलब बॉडी से लेके कंक्लूजन तक पूरा एंड टू एंड एक अच्छा फ्लो अगर पढ़े तो लगे हाँ आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो एग्जामर में इस तरीके से एग्जामर को लगना चाहिए, अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए पैराग्राफ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस बना के रखना, ये नहीं कि आप किसी पॉइंट की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा दें, ठीक है, बहुत हार्ड चीज़ें यूज करने लग जाए, ये नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है दोनों तरफ, ठीक है। वही मतलब है कि एक तरफा आपका लगाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ टॉपिक आपके ऐसे आ जाते हैं जिनसे आपका लगाव, जैसे आप महिला को लेकर अच्छा सोचते हैं और महिला पर टॉपिक आ गया तो कहीं कुछ गलत हो रहा है, घटना कोई आप जिक्र करते हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है कि नहीं जो है ये तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना, कितना भी लगाव क्यों ना हो टॉपिक से, आपको जो है बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। हो सके तो रियल लाइफ एग्जाम्पल का जो है आप यूज करें जनरली, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या है, फोर्सेस। अगर आप फोर्सेस आपके पास नहीं है तो फोर्सेस आप कहाँ से लेके आएंगे, वो सब चीज़ें देखिए गुड कलेक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी उसकी अच्छी लाइन्स होनी चाहिए, ख़त्म कैसे करना उसकी अच्छी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरा सजेशन रहेगा कि योजना के एटलीस्ट 5 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या क्या योजना में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर लेके आने वाला हूँ, तो उसमें बताऊंगा ही कि कौन सी योजना इंपॉर्टेंट रहने वाली है लास्ट जो है 12 मंथ की, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी एक बार जरूर देखना, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इस बार रवि सिहाग सर को फॉलो कर सकते हैं, 143 मार्क्स उनके फायदे एफ में हैं इस बार, ठीक है। और जो है करंट पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा यूज करना है तो उसके लिए चाहे विजन की मैगजीन या जो भी मैगजीन आप करंट में फॉलो करते हैं वो मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से करंट पॉइंट का कलेक्शन हो जाएगा। बाकी कोर्ट्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, साथ ही टाइम पे मैं अपडेट करता रहूँगा, कुछ अगर अच्छे कोर्ट्स मुझे मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है पोस्ट भी करता रहूँगा कि ये कोर्ट्स आप यूज कर सकते हैं अच्छे से के लिए। साथ ही अगर आपको आसपास कहीं और भी चीज़ें मिलती हैं तो डेफिनेटली वहाँ से कलेक्ट करते चलें, ठीक है। तो एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा ओपनिंग लाइन का, क्लोजिंग लाइन का, ठीक है, कोटेशंस का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। टॉपर्स की कॉपी भी रहेगी तो एक अच्छा चीज़ होती है, अगर आप टॉपर कॉपी पढ़ रहे हैं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अपने जो है नोट्स में जो है एफए वाले वैल्यूडेशन कर सकते हैं, ठीक है। एफए का भी आप नोट्स बनाएं, उसमें गलती ना करें। अगर एफए का नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसा लगता है लोगों को ये एफए के क्या नोट्स होते हैं, बट उसके भी नोट्स बनाए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। बाकी मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है, वो फॉर्मेट आप जनरली जानते भी होंगे पर फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लेना है माइंड में कि या कहीं रफ में कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, तो पता ही आपको इंट्रो से शुरुआत होती है और फिर बॉडी आता है, फिर कंक्लूजन आता है, ठीक है। इंट्रो में सबसे मेन पार्ट मैं मानता हूँ क्योंकि इंट्रो में आपको भूमिका बांधनी होती है, ठीक है, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एग्जामिनर के अंदर की पूरा इससे जो है आपका जो आधार होता है वो आपका इंट्रो होता है, उस पर टिका होता है, ठीक है। ऐसी लालसा पैदा कर दीजिए कि एग्जामिनर के मन में कि वो पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए आपके एस्से को, ठीक है। तो पूरा जो बोझ होता है, पूरा जो आधार होता है वो होता है इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये गलती आप नहीं करेंगे, आप जरूर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल स्टार्टिंग नहीं दे सकते एस्से के अंदर, ठीक है, वहीं पर मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब आप शुरुआत करें इंट्रो की तो उसमें जनरली आप महापुरुषों के विचारों से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब हो गए, तो ये सब जो महान पर्सनालिटी हैं, भगत सिंह जी हो गए, तो इनके जो है इम्पॉर्टेंट जो है जो विचार है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि नोट्स में कलेक्शन करके रखें पहले से ही, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल कुछ डाटा आया हुआ है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही सरकारी कोई आंकड़ा है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इंट्रो की बात होगी तो बॉडी पे आएंगे। अब देखिए बॉडी में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बॉडी के अंदर। देखिए बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बॉडी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सपोज आपने कोई पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो उस पॉइंट के पक्ष में भी आपको ही पॉइंट लिखना है, आपके उसको जो है अगेंस्ट यानी विपक्ष में भी पॉइंट लिखना है। जब आप पक्ष में पॉइंट लिखें तो उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर उस जो है कोई एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें, और जब आप उसके अगेंस्ट पॉइंट लिख रहे हैं तो वहाँ भी एग्जाम्पल देकर जो है उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करें। तो पॉइंट भी आपको उठाना है और पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको ही लिखना है, और
एग्जाम्पल का भी इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, पहली चीज़ ये हो गया। अब सपोज आपने बॉडी का एक पैरा लिखा, ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पैरा पे जाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपने पहला पैरा लिखा, उस पैरा की जो लास्ट लाइन आप लिखने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आप जो है छोड़ दीजिए पॉइंट, जो नेक्स्ट आप पैरा लिखने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एंडिंग जो लाइन होगी पहले पैरा वाले की, अगला पैरा आने से पहले उसकी लास्ट लाइन में आप थोड़ा सा क्या करें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसा आप छोड़ दें। इससे क्या होगा कि पूरा ऐसे आपका कनेक्टेड लगेगा, ठीक है, डिसकनेक्टेड फील नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सवाल हमेशा जो खड़े करते रहना है, कब क्यों कैसे, ठीक है, इन सवालों को उठाते रहना है। इसके अंदर व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप उठाते रहेंगे, उनका जवाब देते रहेंगे, एग्जाम्पल के साथ सेटिस्फाई करते रहेंगे उसको, ठीक है, चाहे अगेंस्ट में हो, चाहे उसके साथ हो, चाहे पक्ष में हो, ठीक है, ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में, देखिए, कंक्लूजन और इंट्रो को मैं सबसे मेन पार्ट मानता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फ्यूचर और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, भविष्य की बात, थोड़ा सा उसमें नेक्स्ट स्टेप अहेड जो है आपको दिखाना होगा, और सोल्यूशन भी उसमें भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल उसको जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया, आपने कोई अच्छा चीज़ नहीं दिया, सोल्यूशन नहीं दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जो आपका कंक्लूजन चाहिए वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, यानी ओपन एंडेड, खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि बस यही खत्म है, आगे कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जनरली आप मूवी में देखते हैं आजकल सेकंड पार्ट का ज़माना आ गया, तो एक एक जो है क्रिएटिविटी वो डेवलप कर देते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो डेफिनेटली आप सोचते हैं कि पार्ट 2 का वेट करते हैं आप। थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान घटनाओं से अगर कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं तो उसको भी आप वहाँ पर जोड़ने का प्रयास करें, या कुछ सोल्यूशन देने के लिए सरकारी योजनाओं को जोड़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जनरली फॉर्मेट हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया, किस तरीके से कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी इससे देख लीजिए 2021 में क्या क्या इससे पूछा गया है। पहला इससे पूछा गया आर्ट एंड सोशल लिबर्टी के ऊपर पूछा गया, कला और सामाजिक मुक्ति पर। दूसरा पूछा गया सेकुलर पॉलिटिक्स पे, नीड एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब देखिए, अगर पूरी तरीके से बात करें तो लगेगा कि क्या करेंगे, सेकुलर पॉलिटिक्स क्या, उसको समझा देंगे, नीड्स क्या, चैलेंजेस क्या, वो हम दिखा देंगे पॉइंट के फॉर्म में। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एक पैरा के फॉर्म में अच्छे से नीड्स क्यों है, क्या है, उसके सारे एंगल को दिखाएंगे, उसके पक्ष में पॉइंट रखेंगे, चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, पक्ष में पॉइंट क्या है, उसके जो है अगेंस्ट पॉइंट क्या, सारी चीज़ लेके सारे एस्पेक्ट को देखिए। इसको कहीं न कहीं आपको जीएस तरह उत्तर नहीं बनाना है, लगेगा कि ये तो जीएस है, बट लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है पीसीएस के अंदर, जीएस की तरह लगने लगता है आपका एस्से, ठीक है। तो आपको उसको कहीं न कहीं फिलोसफिकल पॉइंट पे आपको लेके जाना है, ठीक है। फिर एक एस्से आपका आया यहाँ पर, स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वाई फॉर वेज ऑफ फ्यूचर, ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति क्या है। तो ये पहले पार्ट से पूछा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप चूज करके रखेंगे, अगर जिस पार्ट में आप अच्छे हैं, पहले से दिमाग में है और उस तरह पूरा फॉर्म फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेक्शन बी में क्या आया, नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, क्योंकि चर्चा में था तो डेफिनेटली प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। अगला है नागरिकता संशोधन कानून और समावेशी भारत, ये भी आपका चर्चा में था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, चैलेंजेस एंड वेज टू गो आउट, वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां और रास्ते। डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे एक इससे तो आता ही आता है, ठीक है। तो उस पर अगर आप बना के रखेंगे, बट यही गलती है, लगेगा जीएस की तरह लिखना है, बट जीएस की तरह नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी खंड फा में क्या आया, जो आपका उसमें आया ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 को अच्छे से इंट्रो करते हुए पूरे सारे पहलुओं को आपको टच करना है, ठीक है। साथ ही अगला प्रश्न आया डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट, ये भी चर्चा में कहीं टॉपिक था, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट कंडीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमी परस्पेक्टिव पे से आ गया। तो जनरली छात्र यही गलती करते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सीधा होता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, तो यही समस्या हो जाती है कि आप क्या करते हैं, सीधा उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं जीएस की तरह। ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। बाकी और भी देखिए 2020 के से हैं, सोशल साहित्य की समझता भी आपका प्रश्न आ गया, कास्ट सिस्टम पे प्रश्न आ गया, ठीक है। इलेक्शन रिफॉर्म पे आ गया था, ठीक है। वाटर पोल्यूशन पे आया सेक्शन बी में। फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट था उस पर आया, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर पे सवाल आया, टूवार्ड्स जो है सदाबहार क्रांति की ओर किस तरीके से आप भारतीय कृषि को ले जा सकते हैं, उस पर सवाल आया। भारत चाइना के संबंध पे आया और सार्क में क्या पॉलिटिक्स चल रही है उस पर सवाल आ गया, ठीक है। कोरोना पैंडेमिक पे देखिए फिर आपका जो है प्रश्न आया। फिर आयुष्मान भारत एक योजना पर प्रश्न आ गया। सिलेबस देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब सिलेबस में जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में कि राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तो कहीं न कहीं वो सिलेबस से हट नहीं रहा है, आप इजिली जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इससे आने वाला, ठीक है। तो वही जो आपके 20 से 22 टॉपिक होंगे इससे मैं देने वाला हूँ, उसी पे पॉइंट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जनरली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सारे पीडीएफ में जनरली आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। और देखिए यहाँ पर कुछ कोड्स भी आपके दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुझे कहीं मिल गए थे तो मैंने डॉक स्कैनर से स्कैन करके आपको जो है
ये मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये कोर्स भी देख लेंगे अच्छे तरीके से, और आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। मैंने पेपर भी आपको दिखा दिया, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से टैकल करिए, डेफिनेटली आपका स्कोर 120+ होगा। अगर और थोड़ा सा डीप नॉलेज किस तरीके से कोई एस्से को अप्रोच करना है, तो एस्से लेके अगर कुछ समझाने वाली बात होगी, अगर आप मुझसे कहेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी एक अच्छा सा जो है डेमो वीडियो आपका बनाऊँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।